Guys, I'm Vivek Shankar. Today I am starting new chapter, solid state. This topic is very important in board examinations as well as competitive examinations. So guys, let's start the topic now. गाइस आज हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे और सॉलिड स्टेट में आज हम लोग का पहला जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉलिड। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सॉलिड्स आखिर होते क्या हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। आफ्टर दैट हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स पे बात करेंगे। तो गाइस आप लोग जैसा जानते हैं जो सॉलिड्स होते हैं इनके वॉल्यूम और शेप दोनों ही डिफाइंड होते हैं। साथ ही साथ इनकी जो कंप्रेसिबिलिटीज़ होती है वो बहुत कम होती है ना। और ये रिजिड होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं, है ना। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स। तो हम इनकी डेफिनेशंस के बेस पे बोल सकते हैं द सॉलिड्स आर द सब्सटेंस विच हैव डेफिनाइट वॉल्यूम एंड शेप। मतलब जो सॉलिड्स हैं उनकी जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं उनके वॉल्यूम और शेप दोनों ही डिफाइन होते हैं। तो ये जो आपके होते हैं सॉलिड्स होते हैं इनके बीच में सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, ठीक है, जिससे जो पार्टिकल्स हैं वो फिक्स्ड हो जाते हैं। फिक्स्ड का मतलब उनमें मूवमेंट बहुत कम होता है और ना के बराबर ही होता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं बेटे, सॉलिड्स होते हैं। तो मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ डेफिनेशन। द सॉलिड्स आर द सब्सटेंस विच हैव द डेफिनाइट वॉल्यूम एंड शेप्स। अब बात करते हैं बेटा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, है ना। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं सॉलिड के, आप सबने 9th 10th में पढ़ रखा होगा। सॉलिड्स हैव द डेफिनाइट मास, वॉल्यूम एंड शेप, है ना। द इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस इन सॉलिड आर शॉर्ट। मतलब जो इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस होती है सॉलिड्स में, है ना, जिससे सॉलिड के पार्टिकल्स मिलके बने हैं, वो जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो गैप होता है वो बहुत कम होता है। एंड द इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग। और जो उनके बीच में इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। साथ ही साथ सॉलिड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। मैंने बोला था ना इनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है और ना के बराबर होती है, तो इनको इनकम्प्रेसिबल भी बोल सकते हैं। एंड ये कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं। सॉलिड डिफ्यूज वेरी स्लोली एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेज। तो जो कह सकते हैं जो सॉलिड्स होते हैं ये बहुत स्लोली डिफ्यूज होते हैं इन कंपेरिजन टू द लिक्विड एंड गैसेज। द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ लिक्विड एंड गैसेस। तो जो सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो लिक्विड की डेंसिटी और आपके गैसेस की डेंसिटी से बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है गाइज। मोस्ट सॉलिड बिकम लिक्विड व्हेन हीटेड। जब आप बहुत सारे जो सॉलिड्स होते हैं उनको जैसे आप गर्म करते हो तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस इज़ नोन एज मेल्टिंग। वो प्रोसेस क्या कहलाता है, मेल्टिंग कहलाता है। एंड द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड चेंजेस इनटू द लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। और जिस टेम्परेचर पे ये प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटे, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ये क्लियर हो गया बेटा आप लोगों को। तो ये क्या थे बेटा, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉलिड स्टेट। ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे हमारे किसके बेटे, सॉलिड के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो आपको याद रखना है, एक बार रिवीजन और करा देता हूँ। सॉलिड जो होते हैं इनके मास, वॉल्यूम, शेप जो होते हैं डेफिनाइट होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस होता है इनके बीच में वो स्ट्रांग होता है और इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है। साथ ही साथ जो सॉलिड्स होते हैं ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं और साथ ही साथ ये रिजिड भी होते हैं। ये बहुत कम या बहुत धीरे धीरे डिफ्यूज़ होते हैं। किसके कंपैरिजन, लिक्विड और गैसेस की कंपैरिजन। सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है लिक्विड और गैसेस से। साथ ही साथ जो सॉलिड्स होते हैं इनको गर्म करने पर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग मेल्टिंग बोलते हैं और जिस टेम्परेचर पे ये प्रोसेस होता है उस टेम्परेचर को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो गाइज इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लीजिए। आपको तो याद ही होंगे बेटा, 9th क्लास में पढ़ाया जाता है ये सारी चीज़ें। अब बात करते हैं सॉलिड्स, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो अब बात करते हैं सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन की। तो आप लोग जैसा जानते हो सॉलिड्स बेसिकली दो ही टाइप के होते हैं। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा होता है हमारा एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ ऑर्डर प्रेजेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इनटू टू टाइप। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स हैं जिस तरह से अरेंज्ड हैं उनके बेसिस पे हम सॉलिड को दो टाइप में बांट सकते हैं। पहला होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा होता है हमारा एमॉर्फस सॉलिड। अच्छा बेटे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं वो भी समझिएगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड द सब्सटेंस, है ना, हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में बेटा एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। द सब्सटेंस हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड in the definite geometric pattern in 3 dimensional space are called crystalline solid। कहने का मतलब है
क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो इस तरह से अरेंज रहते हैं, जो उनका जो ज्योमेट्रिक पैटर्न रहता है वो 3 डायमेंशन रहता है स्पेस में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। या कह सकते हैं इनकी ज्योमेट्री फिक्स्ड होती है, क्या बोल सकते हैं, इनकी ज्योमेट्री जो होती है वो फिक्स्ड होती है, वो चेंज नहीं हो सकती है। तो गाइस आपको शायद ये चीज़ दिख रही है कि नहीं दिख रही, स्पेस है आर कार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है गाइस, तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं। तो आप बता सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर दोज टाइप ऑफ सॉलिड्स विच हैव डिफाइंड ज्योमेट्री, एक लाइन में भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं पेज को टर्न कर रहा हूँ, इससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके, है ना। अब बेटे हम लोग बात करते हैं, है ना, सॉलिड्स इन विच वेल डिफाइंड ज्योमेट्री। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनकी वेल डिफाइंड ज्योमेट्री होती है, उनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, है ना। तो उनके कैसे मेल्टिंग पॉइंट होते हैं बेटा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। साथ ही साथ इनमें लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट पैक्ड स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट पैक्ड स्ट्रक्चर होते हैं, है ना। बहुत सारे जो ऐसे अरेंजमेंट रहते हैं बहुत लॉन्ग पैटर्न में रहते हैं। कैसे रहते हैं बेटा, बहुत लॉन्ग पैटर्न में रहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनिसोट्रॉपी इन नेचर। एनिसोट्रॉपी इन नेचर का क्या मतलब होता है ना, तो इसको मैं बता देता हूँ। एनिसोट्रॉपी इन नेचर का क्या मतलब होता है, मान लीजिए किसी भी सॉलिड में की कोई प्रॉपर्टीज़ होती है, तो उस प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे अगर मैं एक डायरेक्शन में जाऊँ तो वो प्रॉपर्टीज़ वेरी करेगी। या कह सकता हूँ किसी एक पार्टिकुलर डायमेंशन में जाने पर जो प्रॉपर्टीज़ होती है सॉलिड्स की वो वेरी करती हैं। इस टाइप के नेचर को हम लोग बोलते हैं एनिसोट्रॉपी। क्या बोलते हैं, एनिसोट्रॉपी। और इसका जस्ट अपोजिट होता है आइसोट्रॉपी, है ना। आइसोट्रॉपी में क्या होता है, जिस भी डायमेंशन में या जिस भी डायरेक्शन में आप जाओगे सॉलिड के, तो उनमें जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होगी वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। और ये किस में होता है, ये आपके एमॉर्फस सॉलिड में, है ना। आइसोट्रॉपी नेचर के होते हैं एमॉर्फस सॉलिड। बट जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये आपके कैसे होते हैं, एनिसोट्रॉपी नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं, एनिसोट्रॉपी नेचर के होते हैं। साथ ही साथ ऑल आयनिक कंपाउंड, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, है ना, वो सभी सारे के सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। जस्ट लाइक NaCl, है ना, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, ETC, जितने भी मतलब कहने का मतलब जितने आयनिक सॉलिड्स हैं वो सारे के सारे कैसे रहते हैं बेटा, वो सारे के सारे हमारे आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। ये बात क्लियर हो गई बेटे। चलिए अब बात करते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं। तो एमॉर्फस सॉलिड की बात करते हैं, द सब्सटेंस हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर नॉट अरेंज इन एनी रेगुलर अरेंजमेंट आर कॉल्ड आइस, है ना, एमॉर्फस सॉलिड। तो कहने का मतलब है ऐसे सब्सटेंस जिनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो सही तरह से पैटर्न में अरेंज नहीं होते हैं, इस टाइप के जो सॉलिड्स होते हैं उनको हम एमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं या फिर बोल सकते हैं ऐसे सॉलिड जिनकी ज्योमेट्री जो होती है वो डिफाइंड नहीं होती है। ठीक है, इस टाइप के जो सॉलिड्स होते हैं वो आपके एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं। इस टाइप के जो सॉलिड्स होते हैं वो किस टाइप के सॉलिड्स होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं। तो गाइज ये बात क्लियर होगी एमॉर्फस सॉलिड कैसे होते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जिनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम और आयन होते हैं इस तरह से इस पैटर्न में अरेंज नहीं हो पाते हैं, है ना, या कह सकते हैं रेगुलर पैटर्न में अरेंज नहीं हो पाते हैं, इस टाइप के जो सॉलिड्स होते हैं उनको हम एमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं। तो एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं पॉइंट में किस तरह से बोलेंगे, तो एमॉर्फस सॉलिड्स आर इन विच नॉट वेल डिफाइंड, है ना, डेफिनाइट ज्योमेट्री। इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो भी बहुत लो होते हैं। ये शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट पैक्ड स्ट्रक्चर होता है इनका। कैसा होता है, इनका शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट पैक्ड स्ट्रक्चर होता है। एमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपी इन नेचर। ये किस टाइप के होते हैं, आइसोट्रॉपी, है ना, PY लगा लीजिए। आइसोट्रॉपी इन नेचर होते हैं। आइसोट्रॉपी का मतलब मैंने आपको बताया था किसी एक डायरेक्शन में सॉलिड के जाने पर उसकी प्रॉपर्टी सेम रहती है। तो इस टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोट्रॉपी बोलते हैं सॉलिड के नेचर को। ठीक है, एग्जाम्पल इनके क्या होते हैं, ग्लास, प्लास्टिक, वुड, रबर, ETC, है ना। तो ये क्या है बेटे, इनके एग्जाम्पल्स हैं। किसके हैं बेटा ये एग्जाम्पल्स आपके एमॉर्फस सॉलिड्स के हैं। ये ग्लास, प्लास्टिक, वुड, रबर ये सॉलिड्स तो हैं बट ये क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है। ये कैसे सॉलिड्स हैं आपके, ये आपके एमॉर्फस सॉलिड्स हैं। अब बात करते हैं बेटे एमॉर्फस सॉलिड्स के क्या यूज़ होते हैं। तो गाइज मैं इसको थोड़ा सा इसको मैं फोल्ड कर देता हूँ ताकि मैं चीज़ों को आपको अच्छे से दिखाई दे, ताकि आप इसको लिखने में कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। ठीक है गाइज, अब बात करते हैं, है ना, यूजेस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड के क्या यूजेस होते हैं। देखिए मैं एमॉर्फस सॉलिड की यूजेस आपको बता रहा हूँ, क्रिस्टलाइन सॉलिड की यूजेस नहीं बता रहा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम इस चैप्टर में बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वहाँ पर आपको उसके यूजेस, उसके हर एक कह सकते हैं
पूरी इन्फॉर्मेशन आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड की मिल जाएगी। बट एमॉर्फस सॉलिड को हम 12th में डिस्कस नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं उसके यूजेस बता के आपको यहाँ पर उसको स्टॉप कर दूँगा, ठीक है। जब आप आगे के पैटर्न में आओगे या आगे की क्लासेस में जाओगे, केमिस्ट्री जब आपके पास होगी, तो उसमें आप सॉलिड्स के बहुत डीपली जाके आप लोग वहाँ पर ये नॉलेज ले सकते हो, ठीक है गाइस। बट एमॉर्फस सॉलिड का कोई भी डीपली पॉइंट आप 12th में नहीं पढ़ते हो, ठीक है गाइस। तो चलते हैं आगे। यूजेस ऑफ द एमॉर्फस सॉलिड, मतलब यूजेस तो आपको एमॉर्फस सॉलिड के पता ही होने चाहिए। तो द मोस्ट वाइडली यूज एमॉर्फस सॉलिड्स आर द इनऑर्गेनिक ग्लासेस। तो बहुत ज़्यादा जो वाइडली यूज़ होता है एमॉर्फस सॉलिड वो होता है इनऑर्गेनिक ग्लासेस, विच आर यूज इन द कंस्ट्रक्शंस, हाउस वेयर एंड लेबोरेटरी वेयर ETC। तो जो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, लेबोरेटरी वेयर में भी यूज़ हो सकता है, हाउस वेयर में भी यूज़ हो सकता है, और कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ होता है। साथ ही साथ एमॉर्फस सिलिकॉन इज़ द बेस्ट पॉलीवोल्टिक मटेरियल फॉर द कन्वर्टिंग द सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो एमॉर्फस जो सिलिकॉन होती है ये बेस्ट फोटोवोल्टिक मटेरियल होता है जो कन्वर्ट करता है सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में। किसमें कन्वर्ट करता है सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में। रबर इज़ आल्सो एन एमॉर्फस सॉलिड्स विच इज़ यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ टायर्स, सोल्स ETC। तो ये क्या है बेटे, इनके यूजेस थे। किनके यूजेस थे आपके एमॉर्फस सॉलिड्स के, जैसे आपको मैंने बताया रबर जो होती है वो भी एक कैसे है बेटा, एक ये कह सकते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स होती है जो कि आप किस में यूज़ करते हो, मेकिंग ऑफ टायर्स बनाने में, शू के सोल्स बनाने में आप यूज़ करते हो, है ना। तो दीज आर द यूजेस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड्स, और ये बहुत यूज़फुल होते हैं एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है गाइज। तो बेसिकली मैंने आपको इंट्रोडक्शन, ये मेरा जो फर्स्ट वीडियो है ये सॉलिड्स का इंट्रोडक्शन देता है, जिसमें आपको मैंने सॉलिड्स क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, साथ ही साथ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स भी मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को और डीपली डिस्कस करूँगा, ठीक है गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।